सीजर पहली बार जेल में आया है और जैसे ही वो पहली बार खुले मैदान में आता है, जेल के सारे बंदर यानी वहाँ के स्टार्स ने उसे घूरने लगते हैं। हर कोई उस नए बंदे का इंतजार कर रहा था। सभी बंदरों के बीचों बीच वीआईपी स्टाइल में एक भारी भरकम बंदर बैठा है। कोई उसका कंधा दबा रहा है तो कोई उसके पैर। तभी वो अचानक खड़ा होता है। सीजर, जो कि नया है, दोस्ती के तौर पर एक टॉय बॉल उसकी तरफ उछालता है, लेकिन वो बंदर गुस्से में उसे जमीन पर दे मारता है। सीजर को तब पता चलता है ये है रॉकेट, जेल का डॉन है। उसका सीधा मकसद है सीजर को नीचा दिखाना है और बताना है कि असली मालिक कौन है। पहली ही मुलाकात में वो सीजर की शर्ट फाड़ देता है और फिर एक बहुत ही घटिया और चिढ़ाने वाला इशारा करता है। डरा हुआ सीजर तुरंत भागने लगता है, लेकिन 2 कदम भी नहीं चलता कि रॉकेट उसके ऊपर कूदकर उसे गिरा देता है। आसपास के सभी बंदर मजा ले रहे होते हैं, जैसे कोई लाइव फाइट चल रही हो। सीजर समझ जाता है कि यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करेगा और वो सीधा पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन रॉकेट पीछे नहीं हटता। वो भी पेड़ पर चढ़कर उसका पीछा करता है। आखिरकार मजबूर होकर सीजर उसे एक जोरदार मुक्का जड़ता है। रॉकेट और भड़क जाता है और सीजर को खींचकर पेड़ से नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो फिर से हमला करने जाता है, तभी एक गार्ड ट्रैंक्विलाइजर से उसे शूट कर देता है। सीजर भी पलटकर मारने ही वाला होता है कि गार्ड एक और गोली चला देता है और इसी तरह एक भयंकर बंदरों की लड़ाई रुक जाती है। सीजर को वापस उसके पिंजरे में डाल दिया जाता है। जैसे ही वो होश में आता है, उसके सामने एक लाल बालों वाला ओरंगुटान उसे हाथ के इशारों से कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। सीजर हैरान हो जाता है, ये तो इशारों में बात कर रहा है। उसका नाम है मॉरिस, जो पहले सर्कस में काम कर चुका है और साइन लैंग्वेज जानता है। मॉरिस उसे एक अहम बात बताता है, इंसान ज्यादा चालाक बंदरों से डरते हैं। ये सुनकर सीजर सोच में पड़ जाता है। अगले दिन सीजर का मालिक विल उससे मिलने आता है। सीजर के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उसे लगता है अब वो वापस घर जा पाएगा, लेकिन विल बताता है कि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। सीजर का दिल टूट जाता है। उसे अब समझ में आ जाता है कि उसे और ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अब मालिक की उम्मीद भी खत्म हो गई है। वापस पिंजरे में आकर वो ठान लेता है, अब खुद पर ही भरोसा करना होगा। वो सबसे पहले पिंजरे की दीवार पर बने सारे निशानों को मिटा देता है, ताकि खुद को साधारण दिखा सके। फिर एक्टिविटी के दौरान पेड़ों पर चढ़कर जेल की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखने लगता है। तभी उसे एक अलग पिंजरे में बंद एक गोरिल्ला दिखता है, बहुत ताकतवर। बस सीजर की आंखों में आइडिया चमक उठता है। अगले दिन रात को वो वही पासवर्ड यूज करके गेट खोलता है और चुपचाप गोरिल्ला को जगाता है। गोरिल्ला पहले डरता है, इतनी देर बाद बाहर निकलने में हिचकिचाता है, लेकिन सीजर की आंखों में भरोसा देख वो बाहर आ जाता है। आजादी मिलते ही गोरिल्ला पागलों की तरह दौड़ने लगता है, आजादी का मजा लेता है और फिर वो सीजर को थैंक यू करता है। सीजर जानता है कि उसे रॉकेट को हराने के लिए इस गोरिल्ला की ताकत चाहिए। सीजर रॉकेट के मुंह पर एक गंदी सी चीज फेंकता है, सबके सामने। रॉकेट गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, सीजर एक लोहे की बाल्टी से उसे गिरा देता है। रॉकेट उठता है, लेकिन पीछे देखता है तो 8 गोरिल्ला उसके सामने खड़े हैं, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। अब रॉकेट को समझ में आ जाता है, अब जंगल का राजा कोई और है। अब सीजर बन चुका है सभी बंदरों का नया लीडर। अगले दिन विल दोबारा आता है, इस बार एक नया कॉलर लेकर। सीजर उसे देखता है और एक गहरी सोच में चला जाता है। उसे पता है, जब तक सारे बंदर एकजुट नहीं होंगे, इंसान हमें कभी आजाद नहीं करेगा। विल के जाने के बाद सारे बंदर सीजर को अपना नेता मान लेते हैं। वो रॉकेट से कहता है, सबको बिस्किट दो। अब रॉकेट पूरी तरह से सीजर के कंट्रोल में है। अब सीजर और मॉरिस एक सीक्रेट प्लान बना रहे होते हैं, जेल से बाहर कैसे निकलें। मॉरिस कहता है, बहुत से बंदर मूर्ख हैं। सीजर चुपचाप सब सोचता है। तभी एक गार्ड गेट का पासवर्ड डालता है। सीजर उसे नोट कर लेता है। रात को सीजर दरवाजा खोलता है, ऊपर चढ़ता है और टॉप से बाहर निकल जाता है, लेकिन भागने के लिए नहीं। वो चुपचाप अपने पुराने मालिक विल के घर पहुंचता है। फ्रिज खोलकर एक खास नया दवा वाला कैन निकालता है, जो बंदरों को और भी ज्यादा समझदार बना देता है। वो जेल लौटकर वो गैस बाकी सारे बंदरों के सामने छिड़क देता है। अगली सुबह जैसे ही बंदर उठते हैं, सब चुपचाप है। सीजर हर किसी की आंखों में झांकता है। वो देखता है, अब सबकी आंखों में समझदारी है। सीजर जानता है, अब वक्त आ गया है। सीजर सारे बंदरों को एक सीक्रेट मीटिंग में बुलाता है, लेकिन उन्हें देख लेता है वार्डन। रात में एक गार्ड जब खाना खिला रहा होता है तो देखता है सीजर पिंजरे के बाहर खड़ा है। वो टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। उधर एक स्नाइपर भी टावर पर पहुंचता है, लेकिन सीजर पहले ही स्नाइपर के ब्लाइंड स्पॉट में खड़ा हो चुका होता है। गार्ड गुस्से में सीजर को मारने जाता है, लेकिन सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। सब हैरान। सीजर एक मुक्का मारता है, गार्ड गिर जाता है। अब सीजर सारे पिंजरे खोल देता है। रॉकेट, जो पहले डॉन था, अब पूरी तरह हारा हुआ है। बंदर जैसे ही आजाद होते हैं, सीधा स्नाइपर पर टूट पड़ते हैं, उसे खींचकर नीचे गिरा देते हैं और पीटना शुरू।
सीजर दौड़कर आता है, उन्हें रोकता है, उसे पकड़कर पिंजरे में डाल देता है, लेकिन तभी दूसरा गार्ड होश में आता है और इलेक्ट्रिक स्टिक उठा लेता है। सीजर पास की वाटर गन उठा लेता है। जैसे ही दोनों एक साथ हमला करते हैं, बिजली और पानी के कॉम्बिनेशन से गार्ड वहीं बेहोश। जैसे ही सीजर की नजर एक पुराने लेबल पर पड़ी, उसका मन तुरंत भटक गया। वो लेबल उसे याद दिला गया अपने उन साथी बंदरों की जो कभी उसके साथ उसी प्रयोगशाला में कैद थे। दिल में दर्द और गुस्सा लिए सीजर सीधे उस अहाते की ओर बढ़ा और वहां उसने किया कुछ ऐसा जिसने इस क्रांति की नींव रख दी। उसने आजाद कर दिया द ग्रेट एप बक। और उसके बाद सीजर ने पूरे जोश में सभी बंदरों को इकट्ठा किया और एक साथ उन्होंने खिड़कियां तोड़ दी, दरवाजे धकेले और वो लोहे की सलाखों वाली दुनिया से आजादी की ओर निकल पड़े। अब सभी बंदर शहर की हाईवे पर आ गए थे। उनकी नजर थी सिर्फ एक लक्ष्य पर, अपने बचे हुए साथियों को बचाना और फिर उस लाल जंगल रेडवुड फॉरेस्ट की ओर निकलना, जहां शायद उन्हें वो असली आजादी मिलेगी जिसकी तलाश में वो चले थे। सीजर ने पूरी प्लानिंग के साथ बंदरों को 2 टुकड़ियों में बांटा। एक टीम सीजर और रॉकेट के साथ उस इमारत की ओर बढ़ी जहां प्रयोगशाला थी। उन्होंने सबसे पहले सारी सिक्योरिटी कैमरे तोड़े और फिर दीवार पर छलांग लगाकर अंदर दाखिल हुए। वहां सीजर ने एक एक पिंजरा तोड़ा, हर मशीन को तबाह कर दिया और अपने सभी भाइयों को उस नरक से आजाद कर दिया। उधर बक अपनी टुकड़ी के साथ चिड़ियाघर में घुस गया, वहां के बंदरों को छुड़ाया और वहां से एक शक्तिशाली विस्फोटक भी साथ ले आया। जब लैब का लालची मालिक ये सारा दृश्य देखता है तो वो बौखला जाता है। उसके चारों तरफ तबाही है और ऊपर की मंजिल से सैकड़ों बंदर उसकी तरफ घूर रहे हैं, जैसे उसके गुनाहों का हिसाब लेने आए हों। इसी दौरान सीजर का दल बाहर निकलता है और बाकी बंदरों से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। मालिक डर के मारे तुरंत कर्नल फोर्ब्स को बुलाता है, जिसे ये बंदरों की क्रांति हर हाल में कुचलनी है। अब सीजर के पास वक्त कम है, वो अपने दल को रेडवुड फॉरेस्ट की ओर ले जाने लगता है, लेकिन फोर्ब्स की गाड़ियां और बंदूकें पहले ही हाईवे पर तैनात थीं। सीजर ने एक पल में हालात को समझा और आदेश दिया, ऊपर चढ़ो, सब इमारत पर चढ़ जाओ। लेकिन अफसोस, एक घायल बंदर पीछे छूट गया और फोर्ब्स की टीम ने उसे गोली मार दी। जब वे उसे खींचकर गाड़ी तक ले जा रहे थे, तभी एक लंबा भाला गाड़ी की छत फाड़ता है। ऊपर से छत पर खड़ा है सीजर। भाले के अगले ही पल बिजली सी तेजी से नीचे उतरता है और घायल बंदर को छुड़ा लेता है। सीजर और उसकी टीम तुरंत पीछे हटती है, जबकि बक और मॉरिस पीछे रहकर मोर्चा संभालते हैं। जैसे ही उन्हें फोर्ब्स की गाड़ियां नजदीक आती दिखती हैं, मॉरिस एक लोहे का ढक्कन उठाकर फेंकता है। धड़ाम, एक गाड़ी पलट जाती है। बक पूरी ताकत से एक गाड़ी का इंजन फाड़ देता है। इस ताकत को देख इंसानी सिपाही थर-थर कांपने लगते हैं। अब चारों सेनापति सीजर, बक, मॉरिस और कोबा एक साथ आ चुके हैं। आजादी के लिए आखिरी लड़ाई अब होगी। लेकिन दूसरी ओर कर्नल फोर्ब्स ने पुल के बाहर घात लगाकर सैनिक तैनात कर दी हैं। पीछे से घुड़सवार दस्ते बंदरों को घेरने लगे हैं। सीजर ने रणनीति बनाई। टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया। कोबा पुल के ऊपर से हमला करेगा, मॉरिस पुल के नीचे से और सीजर खुद घुड़सवार सैनिकों से आमने सामने भिड़ेगा। छोटा गोरिल्ला बक दहाड़ता है और घोड़े की टक्कर को सीने से झीलता है। सीजर देखता है कि बक एक सैनिक को चीरने ही वाला है और वो तुरंत उसे रोकता है। हम जानवर नहीं हैं। इस बीच कोबा ऊपर से सैनिकों पर धावा बोल देता है, लेकिन एक बंदर गोली का शिकार बन जाता है। नीचे से मॉरिस सब कुछ देख रहा होता है। वो आदेश देता है, तेज चलो, हमें पुल पार करना है। अब इंसानों और बंदरों की सीधी भिड़ंत शुरू होती है। सीजर आदेश देता है, बस को ढाल बनाओ। बंदर एक बड़ी बस को आगे बढ़ाते हैं। फोर्ब्स समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है और तभी सीजर घोड़े पर सवार होकर धुंध से निकलता है। उसकी एक गर्जना होती है और आसमान से गिरता है। कोबा, जैसे युद्ध के देवता ने हमला कर दिया हो। नीचे से बाकी बंदर भी जंग में कूद पड़ते हैं। अब सीजर की सेना जीत की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी आसमान से प्रकट होता है एक हेलीकॉप्टर। भारी गोलीबारी शुरू होती है। कई बंदर मारे जाते हैं। सीजर खुद एक कार के पीछे छुप जाता है। फिर वो बहादुरी से लोहे की जंजीर लेकर निकलता है और सैनिकों पर वार करता है। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर का पायलट पिस्तौल निकालता है और जैसे ही वो सीजर को निशाना बनाता है, बक छलांग लगाकर उसे ढाल बनता है। सारी गोलियां वो अपने सीने पर झेल लेता है और फिर सीधा दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। हेलीकॉप्टर धमाके से गिर जाता है। सीजर दौड़कर बक को खींचता है, लेकिन उसका सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। सीजर की आंखें नम हैं, लेकिन तभी एक कुत्ते की भौंक से सन्नाटा टूटता है। सीजर वापस लौटता है। अब उसकी नजरें बदल चुकी हैं। वो आगे बढ़ता है और कोबा को इशारा करता है। कोबा उस मालिक के पास पहुंचता है जिसने उसे प्रयोगशाला में इतना सताया था और एक ठोकर में उसका हिसाब कर देता है। अब आखिरी विदाई का समय है।
सीसर अपने बचे साथियों को रेडवुड जंगल में लेकर जाता है, लेकिन इंसानी दोस्त विल पुलिस कार में तेजी से पीछा करता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है, कोबा ऊपर से उस पर हमला करता है, लेकिन ठीक उसी समय सीसर हवा में छलांग लगाकर विल को बचा लेता है। विल उसके पास आता है। घर चलो सीसर, वापस चलो। सीसर कुछ पल सोचता है, लेकिन जब उसकी नजर अपने भाई बंदरों पर जाती है, वो निर्णय ले लेता है। वो इंसान को देखता है और धीरे से कहता है, सीजर घर जा चुका है। विल मुस्कुराता है, समझ चुका है कि उसका दोस्त अब सिर्फ एक बंदर नहीं रहा, वो एक नेता बन गया है। वो जंगल में लौटता है और उसके पीछे सैकड़ों बंदर सिर झुकाकर उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ वर्षों के बाद अब कहानी अपने सबसे क्रांतिकारी मोड़ पर पहुंचती है। सीसर घोड़े पर सवार अपने पूरे कबीले के साथ इंसानी इलाके में दाखिल होता है। सामने खड़े इंसानों को देखता है और बस एक बात कहता है, Do not want war, but will fight if we must. है बोलो। फिर वो अपने बेटे को इशारा करता है और बेटा वो इंसानी स्कूल बैग लौट आता है जो जंगल में छूट गया था। सीजर ना सिर्फ एक लीडर है, वो अपनी सीमाएं तय करने आया है। सीमा तय होती है, चेतावनी दी जाती है और फिर सीजर अपने पूरे दल के साथ वापस लौट जाता है। लेकिन उधर शहर में मच जाती है दहशत। हर तरफ डर है, अगर बंदरों ने हमला कर दिया तो। मेयर जल्दी से माइक उठाता है, लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन भूखे, थके और बिजली के बिना जूझते इंसान अब किसी की नहीं सुनते। शहर का पूरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है और जो इकलौता जल विद्युत प्लांट है वो सीजर के इलाके में है। मेयर अब सीधा हमला करना चाहता है, लेकिन वहीं इंसानों में से मालकॉम, जो पहले सीजर से मिल चुका है, कहता है बातचीत ही रास्ता है। अगले दिन मालकॉम अकेले गाड़ी उठाता है और सीधा जंगल की गहराई में उतर जाता है। बहुत देर बाद वो सीसर के इलाके में पहुंचता है। बंदरों द्वारा घेर लिया जाता है और आखिरकार सीसर के सामने लाया जाता है। वो झुककर बोलता है, माफ कीजिए, हम सिर्फ जीना चाहते हैं। अगर हमने प्लान ठीक नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। तभी आता है सीसर का दाहिना हाथ, कोबा। उसकी आंखों में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत है। वो कहता है, इन इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मार डालो इन्हें। लेकिन सीसर अपने बचपन को नहीं भूला है, जहाँ इंसानों ने उसे पाला, पढ़ाया और बिजली का महत्व सिखाया। सीसर उन्हें एक मौका देता है, ठीक है जाओ और प्लान ठीक करो, लेकिन हथियार छोड़ो। कोबा फिर भी नाखुश है। वो कहता है, इन्हें बिजली मिल गई तो ये और भी खतरनाक बन जाएंगे। सीसर शांत लहजे में बोलता है, अगर हमने इन्हें रोका तो कल ये हम पर हमला कर देंगे। कोबा को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन सीसर का फैसला आखिरी होता है। अगली सुबह सीसर आता है साइट पर, कोबा कहीं नहीं दिखता। मॉरिस बताता है वो शिकार पर गया है। असल में कोबा इंसानों के इलाके में घुस चुका होता है। वो देखता है कि वहाँ हथियारों की जांच चल रही है। कोबा खुद को बेवकूफ बंदर दिखाता है, एकदम चालाकी से बच्चों जैसी हरकत करता है, जबान बाहर निकालता है, अजीब हरकतें करता है। इंसानों को लगता है ये तो बस पागल बंदर है और हंसते हुए उसे जाने देते हैं। इधर दूसरी तरफ जल विद्युत प्लांट के अंदर विस्फोट होता है। सीसर और उसकी टीम दौड़कर वहां पहुंचती है। लोगों की जान बचाई जाती है, उन्हें आराम करने के लिए किनारे लाया जाता है। तभी सीसर का छोटा बेटा एक बंदूक ढूंढ लेता है और इंसान उसे धमकाने लगता है। सीसर तुरंत कूदता है, वो उस इंसान को गिरा देता है, लेकिन मारता नहीं, बस बंदूक को उठाता है और सीधा नदी में फेंक देता है। हम वादा निभाएंगे। लेकिन जैसे ही सीसर घर लौटता है, पता चलता है उसकी पत्नी बीमार है। वो दौड़कर अंदर जाता है, ठंड लग गई है, अब हालत गंभीर है। उधर मालकॉम सब देख रहा होता है। वो वापस लौट जाता है और इंसानों से दवा लाकर लाता है। सीसर मदद स्वीकार करता है और एक और दिन की मोहलत देता है। अब बंदर और इंसान मिलकर काम कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन कोबा वापस लौटता है और सीसर के बेटे को भड़काता है। कोबा आग बबूला हो जाता है और एक बच्चे को धक्का देता है। सीसर ये देखकर गुस्से से फट पड़ता है, कोबा को जमीन पर पटक देता है और घूंसे पे घूंसे बरसाता है, ताकि सब जान जाए कि सीसर का नियम ही आखिरी नियम है। लेकिन अंत में रुक जाता है। हम अपने ही भाइयों को नहीं मारते। कोबा सबके सामने घुटनों पर आता है और माफी मांगता है और सीसर उसे छोड़ देता है। लेकिन कोबा को लगता है अब सीसर कभी भरोसा नहीं करेगा। वो सीधे इंसानों के इलाके में 2 सैनिकों के पास जाता है, मूर्खता का नाटक करता है। जैसे ही दोनों इंसान हंसते हैं, कोबा उनकी बंदूक उठाता है और दोनों को गोली मार देता है। अब उसके पास है असली ताकत। जल्द ही सीसर और इंसान प्लान ठीक कर देते हैं। बिजली वापस आ जाती है। सीसर की पत्नी भी ठीक हो जाती है। सब जश्न मना रहे होते हैं। तभी अचानक सीसर नीचे देखता है। कोबा
उसके हाथ में बंदूक है और फिर सीजर के कंधे पर गोली लगती है। वो नीचे गिरता है और क्रांति की चिंगारी जल उठती है। सीजर अधमरी हालत में पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग बाकी थी और बाकी सारे बंदर घबरा गए। इसी अफरा तफरी में कोबा के बंदरों ने जंगल में आग लगा दी। सीजर का बेटा ब्लू आइज सबसे पहले हथियार ढूंढ निकालता है। कोबा फौरन आता है, बंदूक छीनता है और ऊंचे स्वर में चिल्लाता है, अब टाइम आ गया है इंसानों को जवाब देने का। वो आदेश देता है, बुजुर्ग, बच्चे और औरतें घर में रहें, बाकी सब मेरे साथ चलो, शहर पर हमला करना है। बंदरों की एक भारी फौज तैयार होती है, सीधे शहर की ओर रुख करते हैं और सीधे पहुंचते हैं आर्मी वेयर हाउस तक। कोबा की बातों में जोश था। उसने सबको कहा, सीजर मरा नहीं, मारा गया है, इंसानों ने हमारे लीडर को छीना है। इस आग उगलती स्पीच के बाद बंदर हथियार उठा लेते हैं और रातों रात इंसानों पर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन इंसान कमजोर नहीं थे। पहली ही भिड़ंत में बंदरों की हालत खराब हो जाती है। गोलीबारी में कई बंदर जख्मी हो जाते हैं, कुछ वहीं ढेर। लेकिन कोबा पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो घोड़े पर चढ़ता है, दोनों हाथों में बंदूकें लेकर सीधा हमला बोलता है। बंदर उसे हैरानी से देखते हैं, जैसे कोई पागल तानाशाह युद्ध का झंडा उठाए खड़ा हो। कोबा अब सिर्फ बदला चाहता था, सीजर नहीं। इंसानों की तरफ से मेयर सामने आता है। वो एक रॉकेट लॉन्चर उठाकर नीचे रखे तेल के ड्रम को उड़ा देता है। भयंकर आग की लपटें पूरे इलाके को घेर लेती है। बंदरों का रास्ता रुक चुका है। कोबा चिल्लाता है, वो ऊपर से निकलो। बंदर एक एक कर बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं, तारों के सहारे आगे बढ़ते हैं, मगर इंसानों की गोलियां अब उन्हें एक एक करके गिरा रही थी। छोटा बंदर, जिसे सब छोटा किंग कॉन्ग बुलाते हैं, एक भारी पेट्रोल ड्रम उठाता है और इंसानों की तरफ फेंक मारता है। फायर लाइन टूटती है और बंदर आगे बढ़ जाते हैं। लपटों के बीच से कोबा अकेला निकलता है। उसके शरीर पर आग लगी होती है, चेहरा राख से काला हो चुका है, मगर उसकी आंखों में सिर्फ नफरत है। हम जीत रहे हैं, वो चिल्लाता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। इंसानी टैंक सामने से आता है। कोबा गोलियां बरसाते हुए पोजीशन बदलता है और टैंक पर चढ़ जाता है। एक सिपाही को 2 घूंसे मारकर बाहर फेंकता है और टैंक पर कब्जा कर लेता है। अब बंदर टैंक की आड़ में इंसानों के मुख्य गेट तक पहुंच जाते हैं और उसे तोड़ डालते हैं। दूसरी तरफ कोम और जाया जंगल में एक जगह सीजर को घायल हालत में पाते हैं। उन्हें लगता था सीजर मारा जा चुका है, मगर वो जिंदा है। दोनों मिलकर उसे कार में डालते हैं। सीजर होश में आता है, मगर कोबा के धोखे का नाम नहीं लेता। वो बस यही पूछता है, मेरा परिवार ठीक है? मार्ल, इंसानी दोस्त, तुरंत गाड़ी शहर की तरफ मोड़ता है। सीजर को बचाना अब जरूरी हो गया था। रास्ते में सीजर एक पुराना घर दिखाकर गाड़ी रुकवाता है। ये मेरा घर था। उसे वहीं लिटाया जाता है। जाया कहती है, इसे बचाना है तो सर्जरी किट चाहिए जो शहर में है। मार्ल कहता है, मैं जाऊंगा। शहर में कोबा का आतंक जारी है। इंसानों को गिरजाघर में बंद किया जा चुका है। कोबा उन्हें छत की ओर धकेलता है ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। एक इंसान विरोध करता है, लोहे की रॉड उठाता है। कोबा उससे रॉड छीनता है और अपने साथी ग्रेगरे को देता है, मार डाल इसे। मगर ग्रेगरे मना करता है। अगर सीजर होता वो कभी ऐसा नहीं कहता। बस ये सुनते ही कोबा पागल हो जाता है। वो ग्रेगरे को पकड़ता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। अब कोई सवाल नहीं करेगा, वो चिल्लाता है। पूरा माहौल डर से भर जाता है। सीजर का बेटा ब्लू आइज अब समझ चुका था कोबा एक गद्दार है। वो अपने पुराने साथियों को आजाद करता है। मार्ल को सीजर के पास ले जाता है। सीजर की हालत देख वो गुस्से से कांप उठता है, मगर पिता रोकता है। ये बदला मत लो, सच दिखाओ। अब वक्त था वापसी का। सीजर अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। मार्ल की मदद से वो इमारत की ऊंचाई तक पहुंचता है। वहाँ कोबा उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सीजर पहुंचता है, कोबा हमला करता है। दोनों लोहे की रॉड से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वो लुढ़कते हुए लोहे के ढांचे से नीचे गिरते हैं। सीजर की कमर चोटिल है। कोबा के हाथों में अब भी ताकत बची है। वो रॉड उठाकर बार बार हमला करता है। सीजर मौका पाकर पलटवार करता है। दोनों फिर एक बार लड़ते हैं। कोबा एक आखिरी बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोट ने उसे लाचार बना दिया है। वो लटक रहा है, नीचे गिरने वाला है। तभी सीजर आता है। कोबा की आंखों में माफी की झलक है। वो उम्मीद करता है कि लीडर उसे बचा लेगा। सीजर उसे पकड़ता है, मगर फिर अपने चारों ओर अपने घायल साथियों को देखता है और फैसला करता है, कोबा, तुमने अपनों को मारा है, अब माफी नहीं मिलेगी। और वो उसका हाथ छोड़ देता है। कोबा गिर जाता है। तभी एक और खतरा सामने आता है। मेयर इमारत को उड़ा देना चाहता है। मार्ल उसे रोकता है, मगर मेयर पागल हो चुका होता है। बम फटता है। बंदर मलबे में दब जाते हैं। सीजर दौड़ पड़ता है, सबको बाहर निकालता है। तभी कोबा फिर से उठता है, मगर अब वो बंदर नहीं, सिर्फ एक पागल जानवर रह गया है। वो बंदूक उठाकर गोलियां चलाता है। सीजर फिर से हमला करता है। उसे मारा जाता है।
हमेशा के लिए। जंगल में लौटने से पहले सीजर को मार्ल बताता है सेना आ रही है। सीजर जानता है अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची। वो मार्ल को अलविदा कहता है और अपनी कौम को लेकर जंगल की ओर लौट पड़ता है। मगर असली जंग तो अब शुरू होगी। क्या बंदर और इंसान कभी साथ रह पाएंगे या ये दुनिया अब सिर्फ लड़ाई का मैदान बन जाएगी? अगली कड़ी में जानिए सीजर की आखिरी लड़ाई। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तब तक के लिए बाय बाय।